हेलो दोस्तों, मेरा नाम एंथनी है और मैं साउथ अफ्रीका का रहने वाला हूँ। मैं अब सबसे पहले आपको अपने बारे में बताता हूँ। मैं एक अनाथ हूँ और मुझे अभी अभी फॉरेस्ट रेंजर की नौकरी मिली है। मैं जब छोटा था तभी मेरी माँ की मौत एक बेहद ही गंभीर बीमारी के कारण हो गई थी और मेरे पिताजी तो पहले ही शराब पीने की लत की वजह से इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। मेरी माँ मुझे बताया करती थी कि उनकी मौत किडनी फेल होने की वजह से हुई थी। इसी तरह मेरे माँ पिताजी मुझे तब छोड़कर चले गए थे जब मैं सिर्फ 7 साल का था। उसके बाद का वो 2 साल मैंने कितने मुश्किलों का सामना किया वो मैं आपको शायद नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं जब मैं उन बीते हुए पल को याद करता हूँ। मुझे 2 सालों तक फुटपाथ पर सोना पड़ा था, क्योंकि मेरे माता पिताजी भी फुटपाथ पर ही सोया करते थे। वो वहीं रहा करते थे और वो कबाड़ों को चुनने का काम किया करते थे। उसे बेचकर जो उनकी कमाई होती थी उसी से हम खाना पीना खा पाते थे और कहीं सड़क के किनारे सो जाया करते थे। इसी तरह मैं भी जब अकेला पड़ चुका था, जब मेरे माँ पिताजी की मौत हो गई, तो मैं भी कबाड़ों को चुनता, उसे बेचता और फिर जो उससे पैसे मिलते उसी से अपने पेट को भरता। भले ही किसी किसी दिन मुझे भूखा ही सोना पड़ जाता था, लेकिन मैंने कभी भी किसी के सामने अपनी हाथ नहीं फैलाई। मैं वहां 2 सालों तक दुकानों पर काम ढूंढने की कोशिश करता ही रहा, लेकिन कोई भी दुकान वाला मुझे काम पर रखता ही नहीं। भला किसी 7 साल के बच्चे को कोई काम पर क्यों रखेगा। इसी तरह मैं एक दिन कबाड़े को सड़क के किनारे चुन रहा था। वहां मुझे काफी ज्यादा भूख लगी थी और भूख के कारण मुझे चक्कर भी थोड़ा थोड़ा आ रहा था, लेकिन फिर भी मैं कबाड़ों को चुन रहा था। अगर मैं नहीं चुनता तो मुझे पैसे कैसे मिलते और मैं कैसे खाना खा पाता। तभी वहां मेरे पास एक कार आकर रुकी। उस कार में 2 लोग थे, एक तो मेल थे और दूसरा फीमेल थी। वो मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं थे। वो मेरे पास आकर कहने लगे, बेटा तुम ऐसे सड़क के किनारे काम क्यों कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? वो मुझसे ऐसे सवाल कर रहे थे और मैं भी उनकी ओर देखकर अपनी नजरें झुका लिया। मेरे चेहरे की मायूसी को देखकर वो समझ चुके थे कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। उसके बाद वो कहने लगे, तो तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? तो मैं भी उनसे कहने लगा, मेरे माता पिता की मौत हो चुकी है और मैं इस कबाड़े को चुनकर इसे बेचता हूँ और इसी से जो पैसे मिलते हैं उसी से अपने पेट को भरता हूँ। मुझे काम तो करना ही पड़ता है, अगर काम नहीं करूँगा तो मैं भूखा ही रह जाऊँगा। तो वो भी कहने लगे थे, क्या ऐसी बात है? इतनी छोटी सी उम्र और इतनी बड़ी काम, कबाड़े को चुनते हो? तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? चलो मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ, तुम्हें अच्छे कपड़े दिलाता हूँ, तुम्हें भी तो भूख लगी होगी ना। वो मुझसे ऐसी बातें कर रहे थे और मुझे भी काफी ज्यादा भूख लगी हुई थी, लेकिन फिर भी मैं उनसे कहने लगा, नहीं नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाना चाहता, मैं आपको जानता तक नहीं। मैं ये लड़खड़ाते हुए शब्दों में उनसे कहा था और वो भी कहने लगे, ईमानदार लगते हो। इतना बोलकर वो वहां से चले गए और मैं भी कबाड़े को चुनकर उसे एक दुकान में बेचा, फिर जो पैसे मिले उसी से खाना खाया। इसी तरह शाम हो गई और दिन भर की मेहनत करने के बाद जो मुझे पैसे मिले थे उससे मैं सिर्फ आधा पेट ही खाना खा पाया था और वहीं सड़क के किनारे में लेट गया। मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आने जाने वाली गाड़ियों की आवाज से मुझे नींद नहीं आ रही थी। और तभी वहां पे वो लोग फिर से आए, वो दोनों लोग जो दिन के वक्त मेरे पास आए थे जब मैं कबाड़े को चुन रहा था। वो मेरे पास आकर फिर से अपनी कार रोक दिए और कार से बाहर निकलकर कार के अंदर से कुछ सामान को बाहर निकालने लगे। मैं भी उन्हें देखकर अपनी जगह पर उठकर बैठ चुका था। उसके बाद वो अपनी कार से सामान को निकालकर मुझे देने लगे। वो कहने लगे, इसमें खाना है और तुम्हारे लिए कपड़े हैं, तुम खाना फटाफट खा लो, इस कपड़े को पहन लो, उसके बाद मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलता हूँ, मैं तुम्हें अपने घर में रखूंगा, बताओ तुम चलना चाहोगे? वो मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं उनसे साफ साफ कह दिया, नहीं, मैं आपको जानता तक नहीं, मैं आपके दिए हुए खाने को नहीं खाने वाला और ना ही आपके इस कपड़े को पहनने वाला। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाना चाहता, आप मुझे मेरे हालात पर छोड़ दो, मैं जैसा भी हूँ बिल्कुल अच्छा हूँ। मैं उनसे ऐसा कह रहा था और उसके बाद उनके साथ जो लेडी आई थी, वो औरत, वो मेरे पास बैठ गई और कहने लगी, देखो हमें गलत मत समझना, मेरा नाम मिसेज मैरी है और ये मिस्टर आर्नो।
हमें कोई संतान नहीं है, हमें कोई भी औलाद नहीं है। इसीलिए जब मैं तुम्हें पहली बार सड़क के किनारे काम करते हुए देखा तो पता नहीं क्यों मेरे मन में तुम्हारे प्रति एक अलग सा ही प्यार जग पड़ा। मैं भी तुम्हें इसे सड़क के किनारे सोते हुए देख रही हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा दया आ रही है। तुम खाना खाओगे? उसके बाद उन्होंने खाना निकाला और अपनी हाथों से मुझे खाना खिलाने लगी और मैं भी भूखा होने के कारण खाना खा लिया। मैं चुपचाप खाना खाया और उसके बाद वो जो अपने साथ कपड़े लेकर आई थी वो मुझे पहनाते हुए कहने लगी, देखो मैं तुम्हें बेटा बनाना चाहती हूँ, मेरा कोई संतान नहीं है और इसी वजह से शायद ऊपर वाले ने मुझे तुमसे मिलाया है। क्या तुम मुझे अपने माता पिता मानकर मेरे साथ रहना चाहोगे? मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह पालना चाहती हूँ, तुम्हें दुनिया का हर सुख देना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगे? वो मुझसे ये बात काफी मायूसी भरे नजरों से बोल रहे थे और मुझे भी अब ऐसा लगने लगा था कि शायद लोगों का कहना सच ही है कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मैं भी उन्हें हामी भर दिया और उसके बाद वो मुझे अपने साथ लेकर अपने घर आ गए। फिर वो मुझे पढ़ाया लिखाया और मुझे अपने बच्चों की तरह प्यार किया और आज मैं एक फॉरेस्ट रेंजर हूँ। भले इन्होंने मुझे वो बीते हुए पल कभी एहसास नहीं होने दिया, लेकिन मैं कभी भी शायद वो दिन नहीं भूल पाऊंगा, वो दुख भरा पल मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। और यही वजह है कि शायद मैं अब तक कोई दोस्त नहीं बना पाया हूँ, ना तो कॉलेज में और ना ही यहाँ इस शहर में, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगा करता है कि मैं एक गरीब हूँ। मेरी इतनी औकात थोड़ी ना है कि मैं किसी अमीर लड़के के साथ दोस्ती बना सकूं। कई लड़कियां जो मुझसे दोस्ती तो करना चाहती थी, लेकिन मैं ये सोचकर उनसे दूर हो जाया करता कि जिस दिन इन्हें मेरी सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो उस दिन शायद ये मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती करेंगे या फिर ये मुझसे दूर हो जाएंगे। इसी तरह मेरा बचपन बीता और अब मैं 25 साल का हो चुका हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया है कि मेरी नौकरी अभी अभी फॉरेस्ट रेंजर में लग चुकी है और अब मुझे यहीं अफ्रीका के एक जंगल में काम पर जाना है। मेरे असली माता पिता ना सही पर एक माता पिता से भी बढ़कर प्यार करने वाले मिस्टर आर्नो और मिसेज मैरी, वो भी बहुत ज्यादा खुश हैं। वो मुझे बार बार अपने गले लगाकर कभी खुशी का इजहार करते हैं तो कभी उनकी आंखों में वो आंसू छलक उठते हैं और वो मुझे समझाते हुए कहते हैं कि बेटा जंगल में जा रहे हो, अपना ख्याल रखना। वहाँ जंगली जानवर जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं उनसे हमेशा सावधानी रहना। तुम्हें ट्रेनिंग के दौरान वो पैतरे तो सिखाए ही गए होंगे कि तुम्हें कैसे जानवरों से बचना है, उसका सामना कैसे करना है। तो मैं भी उनसे कहने लगा, हाँ फिक्र मत कीजिए, मैं ट्रेनिंग काफी अच्छी तरह से लेकर आया हूँ, जिसमें मैं ये अच्छी तरह से सीख चुका हूँ कि कैसे किसी भी जानवर के हमले से बचना है। फिर इसी तरह हम आपस में बातें करते रहे और शाम हो चली। शाम के लगभग 4 बजे के करीब मेरे घर के पास एक जीप आकर रुकी। ये जीप एक फॉरेस्ट ऑफिसर की थी जो मुझे जंगल में लेकर जाता। वो उस जगह पर मुझे लेकर जाता जहां पर मुझे रहना था, काम करना था, जहां पर मेरी पोस्टिंग की गई थी। फिर मैं भी अपने घर वालों से आज्ञा लेकर उस जीप में बैठ गया और जीप बढ़ चली जंगल की ओर। वो फॉरेस्ट ऑफिसर मुझे अपने साथ लेकर जंगल के बीच से बने हुए उस रास्ते पर आगे बढ़े जा रहा था और लगभग 2 घंटों तक गाड़ी चलाने के बाद वो मुझे जंगल के काफी घने वाले इलाके में लेकर आ गया था। फिर हम दोनों जीप से बाहर निकले और वो फॉरेस्ट ऑफिसर मुझसे कहने लगा, शाम हो चुकी है, इसीलिए आज मैं तुम्हारे साथ ही यहीं पर रुकने वाला हूँ। मैं तुम्हें यह भी समझा दूंगा कि कैसे तुम्हें यहाँ पर काम करना है, तुम्हें यहाँ पर खास नियम भी बता दूंगा। इतना बोलकर वो कहने लगे, चलो घर के अंदर चलो। वहाँ एक लकड़ी का घर बना हुआ था जिसके चारों तरफ कटीली तारों को लगाया गया था। मतलब उस लकड़ी के घर के चारों तरफ कटीली तारों से घेर कर एक बाड़ा बनाया गया था। सामने ही एक ऊंची बड़ी टावर थी और वो ऑफिसर बार बार मुझसे कह रहा था, चलो देख क्या रहे हो, चलो बाड़े के अंदर चलो, वहां मैं तुम्हें नियम समझाता हूँ। फिर हम दोनों चलकर उस बाड़े के अंदर पहुंचे और फिर उस बड़े से टावर के ऊपर चढ़कर जंगल का नजारा देखने लगे। हम उस टावर से जंगल को देख रहे थे। उसके बाद वो ऑफिसर मुझसे कहने लगा, तुम वो जो पहाड़ी देख रहे हो ना, वो पहाड़ी, उस पहाड़ी के दूसरी तरफ आदिवासी कबीले के कुछ लोग रहते हैं। उसके बाद मैं भी उस पहाड़ी को देख रहा था। वो पहाड़ी इस टावर से कुछ ही दूरी पर था और मैं उनसे कहने लगा, हाँ तो ठीक है, वो रहते हैं तो मुझे उनसे क्या करना है। तो वो ऑफिसर मुझ पर गुस्सा करते हुए कहने लगा, पूरी बात सुना करो, ऐसे बीच में मत टोका करो। वहाँ जो आदिवासी के लोग रहते हैं उनमें से मेरा एक पहचान वाला है जो तुम्हारे लिए यहाँ पर खाना
शाम के वक्त ही पहुंचा कर चला जाएगा और सुबह में भी तुम्हें 10 बजे तक खाना मिल जाया करेगा। उसे गवर्नमेंट की तरफ से पेमेंट मिलता है। ये तो हो गई खाने की बात। अब तुम्हें मैं काम की बात बता देता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना है। तुम्हें दिन में इस टावर के ऊपर चढ़कर जंगलों पर नजर रखना है। यहाँ जंगलों में आग लगता है या फिर ऐसा कुछ हो जिससे कि जंगल को नुकसान पहुंच सकता है, तो तुम्हें उसे रोकने की कोशिश करना है। अगर वो समस्या बहुत बड़ी हो और तुम्हारे बस के बाहर हो तो तुम्हें तुरंत हेडक्वार्टर में कॉल करनी है। उससे बताना है कि यहाँ पे क्या समस्या है। उसके बाद उस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। और एक खास बात, यहाँ उन आदिवासी कबीले के लोगों से तुम्हें ज्यादा दोस्ती नहीं बनानी है, क्योंकि वो तुमसे दोस्ती करके यहाँ जंगल के हरे भरे पेड़ों को काटने का प्रयास करेंगे। तुम्हें उन्हें ऐसा करने से रोकना होगा। उन्हें सिर्फ सूखे पेड़ों को काटने का ही इजाजत है। वो यहाँ पर सूखे पेड़ ही काट सकते हैं। इसी तरह हम आपस में बातें करते रहे और बातें करते करते अब लगभग रात के 8 बज चुके थे और अब यहाँ टावर के ऊपर जंगलों का सन्नाटा महसूस हो रहा था। यहाँ झिंगरों की आवाज और साथ ही साथ दूर भेड़ियों की रोने की आवाज शरीर में एक सिहरन पैदा कर रही थी। और तब वो ऑफिसर मुझसे कहने लगा, चलो नीचे चलो, रात काफी ज्यादा हो चुकी है, चलो हम उस लकड़ी के घर में बैठकर आपस में बातें करते हैं। मैंने उस आदिवासी को कॉल कर दिया है जो यहाँ पर खाना लेकर आएगा। उसका नाम हरूटो है। वो कुछ ही देर में यहाँ पर खाना लेकर आ जाएगा। उसके बाद हम उस टावर से नीचे उतरे और उस लकड़ी के बने हुए घर के अंदर पहुंचे। घर के अंदर एक बेड लगाया गया था जिसके ऊपर गद्दे भी रखे हुए थे। बाहर सोलर पैनल को लगाया गया था जो कि यहाँ पे रोशनी कर रही थी। वहाँ पे रोशनी का सिर्फ एकमात्र साधन यही सोलर पैनल ही था। उसके बाद हम दोनों उस बेड पर बैठकर आराम से बातें कर रहे थे। तभी वहाँ हरूटो भी हमारे लिए खाना लेकर आ गया था। वो काफी डरा हुआ लग रहा था और वो आते ही कहने लगा, क्या साहब, इतनी रात गए खाना मंगवाए? अगर आप यहाँ पर आने वाले थे तो हमें पहले ही बता दिया होता। मैं शाम के लगभग 4 बजे तक ही यहाँ पर खाना पहुँचा कर चला जाता। इतनी रात गए? आपको पता है मैं अपनी जान हथेली पर रखकर यहाँ पर आया हूँ। वहाँ पर हरूटो ऐसा कह रहा था और वो ऑफिसर भी कहने लगा, कोई बात नहीं हरूटो, आज भर तुम यहीं हमारे साथ ही रुक जाना, क्योंकि रात काफी ज्यादा हो चुकी है। तुम्हें आज अपने कबीले में जाने की जरूरत नहीं है। सुबह होते ही तुम अपने कबीले में चले जाना। उसके बाद वो हरूटो भी कहने लगा था, ठीक है साहब, रुक तो जाऊंगा, लेकिन आगे से कभी भी मैं इतनी रात गए आप लोगों के लिए खाना लेकर नहीं आऊंगा। मैं हमेशा 4 बजे तक ही, शाम के 4 बजे तक ही खाना पहुंचा दिया करूंगा। उसके बाद वो ऑफिसर भी कहने लगा था, कोई बात नहीं, पहुंचा देना 4 बजे तक ही। खाना खाए हो? नहीं खाए हो तो चलो आपस में मिलकर खाना खाते हैं। हरूटो कहने लगा था, नहीं साहब, मैं खाना खाकर आया हूँ। उसके बाद हम दोनों खाना खाए और वहीं वो जो बेड लगा हुआ था उस पर तीनों लोग सो गए। वहाँ हरूटो और वो ऑफिसर काफी गहरी नींद में सो चुका था, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि जंगल से काफी तेज आवाजें, जानवर की वो काफी तेज आवाजें आए जा रही थी जो मुझे सोने नहीं दे रही थी। मैं बहुत ही मुश्किल के बाद सो पाया था और सुबह हुई। सुबह के वक्त हरूटो अपने कबीले में पहुंच चुका था और वो ऑफिसर भी कहने लगा, तो ठीक है, आज से तुम अपनी ड्यूटी स्टार्ट कर दो। तुम यहाँ टावर पर चढ़ जाओ, मैं भी चलता हूँ। उसके बाद वो जीप लेकर जंगल से बाहर निकल गया और मैं भी उस बड़े से टावर के ऊपर चढ़ गया। वहाँ हरूटो 10 बजे तक खाना लेकर आ गया। मैं भी खाना खाया और फिर से उस टावर के ऊपर चढ़कर जंगल पर नजर रखने लगा। वहाँ पर मैं देखता रहा, लेकिन दिन भर वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ जंगल में सिर्फ आदिवासी कबीले के लोग आए थे जो कि लकड़ियाँ काटने के लिए आए थे, और मैं भी उनसे कह दिया कि आप यहाँ से सिर्फ सूखी लकड़ियों को ही काट कर ले जा सकते हो। आपको हरे भरे पेड़ पौधों को नहीं काटना है, यहाँ पे पेड़ों को नहीं काटना है जो कि हरे भरे हो। वो आदिवासी भी कहने लगा था, कोई बात नहीं साहब, यहाँ पे बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ हैं, मैं उन्हीं से काम चला लूंगा। फिर इसी तरह से पूरा दिन निकला था और शाम हो चला था। जब सूरज उन पहाड़ों के आगोश में समाना शुरू हो गया था तो सामने की जो पहाड़ी थी, जिस पहाड़ी के पार वो कबीले के लोग रहते थे, आदिवासी कबीले के लोग, वो जो पहाड़ी थी, उस पहाड़ी पर एक अलग सा ही दृश्य बनना शुरू हो गया था। वहां उस पहाड़ी पर अब धुंध सा छाना शुरू हो गया था जो असल में बादल थे, और मैं भी उस पहाड़ी को देख रहा था। वो देखने में बहुत ही प्यारा अनुभव करवा रहा था, इसलिए मैं भी उसी टावर पर बैठा उसी पहाड़ी को देखता रहा। वहां पूरे जंगल में बस वही एक पहाड़ी था जिस पर कि वो बादल छाए हुए थे, और मैं अभी उस पहाड़ी को देख ही रहा था। कुछ ही देर में सूरज डूब गया और मैं अभी भी उसी टावर पर बैठा उस पहाड़ी की ओर अपनी नजरें टिकाए हुए था।
ऐसे ही कुछ ही देर में चांद निकल गई और चांदनी भी अब रोशनी आसमान में बिखेरना शुरू कर दिया। मैं अब भी उसी पहाड़ी की ओर देख रहा था, क्योंकि वहां पर अभी भी वो बादल छाए हुए थे जो कि पूरे जंगल में कहीं पर भी नहीं थे। यहाँ पे और भी पहाड़ियां थी, दूसरे साइड पहाड़ियां थी, लेकिन उन पहाड़ों पर ऐसे बादल थे ही नहीं। और मैं उसी पहाड़ी को देखता रहा। मैं इसे लगभग 7:30 बजे तक उसी टावर पर बैठा रहा था। उसके बाद मुझे भूख लगना शुरू हो गया और मैं टावर से नीचे उतरा। मैं घर के अंदर गया और देखने लगा क्या हरूटो मेरे लिए खाना पहुंचा कर गया है या नहीं, या फिर उसे आज फिर रात के वक्त ही खाना लाना पड़ेगा। लेकिन वो खाना वहां उस घर के अंदर रखकर चला गया था। मैं उसे देख नहीं पाया। मैं भी खाना निकाला, खाना खाया और सोचने लगा क्या करूं। अभी नींद तो आने वाली है नहीं, चलो उसी टावर पर चढ़कर बैठता हूं। उस टावर से देखता हूं कि रात के वक्त जंगल का नजारा कैसा लगता है। फिर से मैं उसी टावर पर चढ़ गया और जंगल में देखने लगा। मैं वहां चांद की रोशनी में उस जंगल को देख रहा था और तभी मेरी नजर फिर से उसी पहाड़ी के ऊपर पड़ी। लेकिन इस बार पहाड़ी पर कुछ मुझे अजीब देखने को मिला। वहां पहाड़ी के ऊपर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई इंसान है जिसका शरीर चमक रहा है। उसके शरीर से रोशनियां निकल रही थी। वो पीले रंग की मध्यम सी रोशनी थी और मैं उसे गौर से देखने लगा। क्या है? इंसान तो नहीं हो सकता, क्योंकि इंसानों का शरीर चमकता थोड़ी ना है। यह क्या हो सकता है? हो सकता है कोई आदिवासी कबीले के लोग अपने हाथ में कुछ लाइट को पकड़कर यहाँ पहाड़ी पर घूम रहे होंगे। नहीं नहीं, इसके भी चांस बहुत कम है। रात के वक्त भला कोई इंसान उस पहाड़ी पर लाइट को लेकर ऐसे हाथों में पकड़कर क्यों घूमेगा? वो अगर पहाड़ी पर जाएगा भी तो कुछ काम करेगा ना, वैसे पहाड़ों पर चक्कर थोड़ी ना लगाएगा। मैं देखता रहा था। वहां पे वो मध्यम सी रोशनी जो कि किसी इंसान के जैसे आकृति का था, वहां पे पहाड़ी पर घूमता रहा था। वो कभी पहाड़ी से इस तरफ आता तो कभी पहाड़ी के उस तरफ जाता। वैसे पहाड़ों पर चक्कर लगाता रहा और मैं उसी टावर पर बैठा पहाड़ी के ऊपर देखता रहा। कितने देर तक यहाँ पर ये रहता है देखता हूँ। मैं ऐसे वहां पर बैठा रहा था लगभग 2 घंटे तक, और वहां पे ऐसे ही वो लाइट जो किसी इंसानी शरीर की आकृति बना रही थी, वो लाइट जो कि मध्यम सी थी, वैसे ही 2 घंटे तक उसी पहाड़ी पर घूमती रही थी। और मैं वहीं टावर के ऊपर बैठा चांद की रोशनी में उस लाइट को देख रहा था। और फिर 2 घंटे के बाद अचानक से कुछ सेकंड के लिए काफी तेज सी रोशनी हुई थी। ऐसा लगा था कि 2 सेकंड के लिए काफी तेज रोशनी हुई और वो लाइट अचानक से उस पहाड़ी पर से गायब हो चुका था। मैं हैरान था, ऐसा कैसे हो सकता है? अचानक से वो लाइट कहाँ चली गई? क्या वो लाइट बुझ चुकी है? उसके बाद मैं और भी 10 मिनट तक उसी टावर पर बैठा रहा। मैं उसी पहाड़ी पर देखता रहा कि क्या वो लाइट फिर से जलती है या नहीं। वो लाइट कहाँ चली गई अचानक से? लेकिन वो लाइट दोबारा जली ही नहीं। उसके बाद मैं उस टावर से नीचे आ गया और लकड़ी से बने हुए उस घर के अंदर जाकर अपने बेड पर जाकर सो गया। सुबह हुई। सुबह के वक्त मैं फिर से खाना खाकर उसी बड़े से टावर के ऊपर चढ़ गया। पूरे दिन ऐसे जंगल पर नजर रखा और फिर शाम हो चली थी और शाम के वक्त फिर से मेरा ध्यान आया उसी पहाड़ी का। मैं फिर से उसी पहाड़ी को देखना शुरू हो गया और आज फिर से वहां पर वो बादल छाए हुए थे। पहाड़ी पर वो सफेद रंग का बादल, और मैं उस पहाड़ी को देखता रहा। शाम हो चली थी, अंधेरा छाना शुरू हो गया था और मैं अब भी उसी पहाड़ी पर देखता रहा। मैं ये भी सोच रहा था कि क्या आज फिर से वो इंसानी आकार का लाइट जो उस पहाड़ी पर मुझे कल दिखाई दिया था, क्या वो लाइट आज फिर से इस पहाड़ी पर मुझे दिखाई देगा? मैं ऐसे ही टावर पर लगभग रात के 8 बजे तक बैठा रहा था। मैं उसी पहाड़ी पर देखता रहा था, लेकिन आज वो लाइट मुझे उस पहाड़ी पर दिखाई नहीं दिया था। मैं टावर से नीचे आया, खाना खाया और फिर से मैं सोचने लगा, अभी नींद नहीं आने वाली, चलो टावर पर जाकर बैठता हूँ। वहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं आएंगी, यहाँ जंगल का शांति महसूस होगा और मुझे अच्छा फील होगा। यही सोचकर मैं उसी टावर के ऊपर चढ़ गया और टावर के ऊपर चढ़कर मैं जंगलों में देखने लगा, क्योंकि मुझे आज ऐसा लग रहा था कि शायद आज उस पहाड़ी पर लाइट नहीं दिखने वाली। कोई कल वहाँ उस पहाड़ी पर आदिवासी ही होगा जो अपने साथ किसी प्रकार का लाइट लेकर उस पहाड़ी पर गया होगा किसी काम के लिए, और वही लाइट मुझे वहाँ पर दिखाई दे रहा था 2 घंटे तक। यही सोचकर मैं उस टावर पर बैठा रहा और जंगलों में देखता रहा, लेकिन मेरा सोचना गलत साबित हो गया। मैं वहाँ उस टावर पर जब बैठा जंगलों में देख रहा था, तभी उस पहाड़ी पर फिर से आज लाइट चमकी थी। लगभग 9 बजे के करीब वो लाइट उस पहाड़ी पर से आई थी। वो चमकती हुई लाइट, किसी इंसान की आकार का लाइट। पहले तो काफी तेज रोशनी हुई, उसके बाद मध्यम सी रोशनी
जो फिर से एक इंसानी शरीर का आकार ले लिया। वो तेज रोशनी के साथ धीरे धीरे रोशनी घटती गई और कुछ ही देर में इंसानी शरीर के आकार में आ गई थी वो रोशनी। मैं सोच रहा था ये क्या हो सकता है। यकीनन वहां पे कुछ ना कुछ तो अजीब है। ऐसे किसी इंसान या फिर किसी जानवर के शरीर से रोशनी नहीं निकल सकती। यकीनन ये किसी अलग ही प्रकार का प्राणी हो सकता है, या फिर वहां पे कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी या फिर ऐसा कुछ हो सकता है जिससे ये लाइट निकल रही है। वो क्या हो सकता है, मुझे देखना चाहिए। मैं यही सोचकर उसी टावर पर बैठा रहा और उसी पहाड़ी की तरफ देखता रहा। वहां पे वो लाइट उस पहाड़ी पर चलता फिरता इधर उधर मूव करता जैसे कोई इंसान के जैसा। वहां पे इंसानी आकार का वो लाइट था जो उस पहाड़ी पर चल रहा था। वो आज फिर से वैसे ही 2 घंटे तक उसी पहाड़ी पर इधर उधर घूमता रहा इंसानों के जैसा। और 2 घंटे के बाद अचानक से जैसे एक तेज सी रोशनी हुई थी कुछ सेकंड के लिए, 1 से 2 सेकंड के लिए तेज रोशनी हुई और उसी तेज रोशनी के साथ ही वो लाइट पूरी तरह से उस पहाड़ी पर से गायब हो गई थी। मैं ये देखकर बहुत हैरान। तेज रोशनी के साथ ही ये लाइट पहाड़ी पर आ जाती है और फिर से तेज रोशनी होते ही वो इंसानी आकार का लाइट पूरी तरह से उस पहाड़ी पर से गायब हो जाती है। क्या हो सकता है वो? कोई इंसान तो नहीं हो सकता, ये मैं जानता हूं, लेकिन चलता फिरता लाइट क्या हो सकता है? मैं ये जानना चाहूंगा। मैं कल उस पहाड़ी पर जाऊंगा। मैं कल शाम होने से पहले उस पहाड़ी पर पहुंच जाऊंगा और वहीं उसी पहाड़ी पर रहूंगा। मैं देखना चाहूंगा कि आखिर क्या है वहां पर जो रात के वक्त ऐसे रोशनी छोड़ती है। मैं यही सोचकर उस टावर से नीचे उतरकर उस लकड़ी से बने हुए घर के अंदर जाकर सो गया। सुबह हुई। सुबह के वक्त मैं फिर से खाना खाकर उसी टावर के ऊपर चढ़ गया। वैसे ही दिन भर जंगलों पे नजर रखा और शाम के लगभग 5 बजे के करीब मैं टावर से नीचे उतरकर उस पहाड़ी की ओर बढ़ चला। मैं उस पहाड़ी पर जाकर आज देखना चाहता था कि वो लाइट क्या है जो रात के वक्त उस पहाड़ी पर आती है। मैं इसी तरह कुछ ही देर में उस पहाड़ी पर पहुंच गया और अभी सूरज भी नहीं डूबा था। मैं सूरज डूबने से पहले ही उस पहाड़ी पर जाकर एक अच्छे जगह पर बैठ गया था। वहां पे एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था जिसके चारों तरफ मैं छिप सकता था। मैं उस पहाड़ी पर से छिपकर देख सकता था कि क्या है। अगर कोई जानवर हुआ तो मैं यहीं इसी बड़े से पत्थर के पास ही छिपा रह जाऊंगा, और अगर कोई अलग ही प्रकार का प्राणी हुआ तो मैं उसे एक बार मिलना जरूर चाहूंगा कि वो कैसे अपने शरीर से ऐसी रोशनी निकाल पाता है। मैं यही सोचकर उसी पत्थर के पास बैठा रहा और लगभग 3 घंटे के बाद जब उस जंगल में पूरी तरह से सन्नाटा छा चुका था तो अचानक से कहीं से मेरे कानों में पायलों की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई अपने पाँव में पायल को पहनकर मेरे आसपास चल रही है, लेकिन वो आवाज कहां से आ रही थी ये मैं नहीं समझ पा रहा था। मैं दिशाओं का अनुमान भी नहीं लगा पा रहा था कि ये आवाज किधर से आ रही है। ऐसा लग रहा था कि ये आवाज चारों तरफ से ही मेरे कानों पर पड़ रही है। अब मैं क्या करता? मैं उस पत्थर के पास से उठकर देखना चाहता था। मैं खड़ा होकर देखना चाहता था कि ये आवाज कहां से आ रही है। क्या मेरे आसपास कोई औरत है? अगर औरत नहीं है तो ये आवाज कहां से आ रही है? लेकिन फिर मैं सोचा अगर वो कोई अलग ही प्राणी हुआ तो मेरे लिए वो खतरा साबित हो सकता है। मुझे यहीं इसी पत्थर के पास से छिपकर देखना चाहिए। मैं अपनी नजरें वहां आसपास घुमाकर देख रहा था कि कहां से ये आवाज आ रही है, पायल की आवाज, लेकिन कोई मुझे वहां दिखाई नहीं पड़ रहा था। तभी अचानक से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया और एक पल के लिए मैं इतना ज्यादा घबरा गया कि मेरी जान बिल्कुल हलक में अटक चुकी थी। मैं झट से पीछे पलटा और देखा सामने कोई लड़की थी। ये गांव की लड़की लग रही थी और मैं अपने साथ लाए टॉर्च की लाइट उसके चेहरे की ओर करके देखने लगा। वो लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और उसने ब्लू रंग के कपड़े को पहने हुई थी। मैं उससे कहने लगा, कौन हो तुम और यहाँ रात के वक्त इस पहाड़ी पर क्या कर रही हो? तो वो भी कहने लगी, आप कौन हैं? आप इस पहाड़ी पर क्या कर रहे हैं? इतनी रात गए, आपको जानवरों से डर नहीं लगता? तो मैं भी उससे कहने लगा, मैं एक फॉरेस्ट रेंजर हूँ। मैं यहाँ जंगलों की रखवाली का काम करता हूँ। मैं शाम के वक्त इस पहाड़ी पर घूमते घूमते आ गया था और इस चट्टान के ऊपर लेट गया था। मेरी आंख लग गई थी और मेरी आंख अभी खुली है तुम्हारे पायलों की आवाज से। तो वो लड़की कहने लगी थी, अच्छा तो ये बात है, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे ना? वो लड़की मुझसे ऐसा बोल रही थी और मैं भी कहने लगा, वो सब छोड़ो और तुम बताओ तुम यहाँ रात के वक्त इस पहाड़ी पर क्या कर रही हो? तो वो कहने लगी, मैं भी यहाँ घूमने के लिए रात के वक्त आती हूँ। यहाँ जंगल में ठंडी ठंडी हवाएं आती है, जंगल का शांति महसूस होता है।
मैं यहीं इसी बड़े से पत्थर के ऊपर 2 घंटे तक बैठती हूँ रात में और फिर चली जाती हूँ। वो जो तुम सामने घर देख रहे हो ना, वहाँ पे कुछ घर हैं, मैं वहीं रहती हूँ। वहाँ पे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है, वहीं पर मेरा घर है जहाँ मैं रहती हूँ। तो मैं भी समझ चुका था ये यकीनन कोई आदिवासी लड़की है जो यहाँ रात के वक्त इस पहाड़ी पर घूमने आती है। मैं भी उससे कहने लगा, ठीक है बैठिए, आपस में हम बातें करते हैं। फिर हम दोनों वहीं उसी बड़े से पत्थर के ऊपर बैठ गए और मैं उनसे पूछने लगा, तुम्हें डर नहीं लगता यहाँ जानवरों का? रात के वक्त यहाँ जंगली जानवरों से खतरा हो सकता है ना? तुम यहाँ रात के वक्त मत आया करो। तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? वो तुम्हें ऐसे रात के वक्त जंगलों में आने दे देते हैं? तो वो लड़की कह रही थी, हाँ, मेरे माता पिता जी क्यों रोकेंगे? मैं जंगली जानवरों से नहीं डरती और ना ही मेरे माता पिता डरते हैं। हम तो बचपन से ही यहाँ जंगली जानवरों के बीच रहकर बड़ा होते हैं, फिर उनसे कैसा डर? वो लड़की मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं भी उसकी बातों से सहमत था। आदिवासी लड़की है, जंगलों में पली बड़ी है, तो इसे फिर सच में डर नहीं होगा। मैं यही सोचकर उससे कहने लगा, तो फिर तुम्हारा नाम क्या है? तुम अपना नाम तो बताओ। तो वो लड़की कहने लगी, रजनी। मेरा नाम रजनी है, अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? और तुम्हें यहाँ जंगलों में डर नहीं लगता? रात के वक्त ऐसे पहाड़ी पर घूमने आ जाते हो, सच सच बताओ, तुम यहाँ पहाड़ी पर क्या करने आए हो? उसके बाद मैं भी उसे कहने लगा, पहले तो मेरा नाम एंथनी है, और दूसरी बात, मैं यहाँ इस पहाड़ी पर किसी अजीब चीज की तलाश में आया हूँ। मैं 2 दिनों से देख पा रहा हूँ, मैं फॉरेस्ट रेंजर हूँ और मैं अपने टावर से देख पा रहा था कि इस पहाड़ी पर 2 दिनों से अजीब सी ही लाइट चमक रही थी। वो इंसानी आकार की लाइट थी जो इस पहाड़ी पर घूमती थी, बिल्कुल इंसानों की तरह चलती थी, और मैं उसी की तलाश में यहाँ पर आया हूँ। मैं छिपकर यहाँ पर चट्टान के पीछे उसे ही देख रहा था कि कहाँ से वो लाइट चमकेगी, लेकिन तुम आ गई। तब तक पीछे से तुमने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया और तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा डर गया था। मेरी ये बात सुनकर वो भी हंसने लगी और कहने लगी, बस इतना से ही डर गए? अगर कोई जंगली जानवर झपट्टा मार देता पीछे से तुम्हारे ऊपर, तब तुम्हारा क्या होता? वो हंसे जा रही थी और कह रही थी। मैं भी कहने लगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे पहले ही पता चल जाता उसके कदमों की आवाज से। पता नहीं तुम कैसे धीरे धीरे चलते हुए मेरे पास आ गई और मुझे पता तक नहीं चला। तुम्हारे पायलों की आवाज पड़ रही थी मेरे कानों में, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया कि वो आवाज कहाँ से आ रही है। तो वो भी कहने लगी, ये जंगल है, यहाँ पे आवाजें गूंजती है, इसी वजह से तुम नहीं समझ पाए। लेकिन तुम मुझे झूठ क्यों बोले थे कि मैं यहीं इसी पहाड़ी पर सो गया था और मेरी आंख तुम्हारे पायल की आवाज से खुली? तो मैं भी उससे कहने लगा, तो मैं क्या करता? मैं तुम्हें जानता तक नहीं था, तुम्हारा नाम तक नहीं जानता था, और तुम्हें अपने बारे में सब सच सच कैसे बता देता? वो भी कहने लगी, अच्छा ऐसी बात है। फिर ऐसे ही हम वहां पर लगभग 2 घंटे तक उसी बड़े से पत्थर पर बैठे बातें करते रहे। वो अपने बारे में बता रही थी कि वो कैसे आदिवासी कबीले में रहकर पली बड़ी है, कैसे वो जानवरों के साथ खेली है, कैसे यहाँ लकड़ियां काटी करती है और कैसे बहुत ही मुश्किलों से अपनी जिंदगी बिता रही है। मैं भी उसे अपने बारे में बताया कि कैसे मैंने कितने मुश्किलों का सामना किया है अपने बचपन के दिनों में। मैं फुटपाथ पर सोया करता था। उसके बाद मुझे एक बड़े अमीर व्यक्ति मुझे अपने घर लेकर आ गए। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और मुझे फॉरेस्ट रेंजर की जॉब दिलाई। इसी तरह मैं यहाँ फॉरेस्ट रेंजर का काम कर रहा हूँ। मैं उसे अपने बारे में बिल्कुल सब सच सच बता दिया और उसे भी अब जैसे मेरे ऊपर तरस आना शुरू हो गया। वो मुझसे कहने लगी, सच में तुम्हारा जिंदगी बहुत ही दुख भरा है, तुमने बहुत दुखों का सामना किया है बचपन में। अच्छा तुम ये बताओ कि अभी तुम्हारे जिंदगी में कोई लड़की है? तो मैं भी उसे कहने लगा, कोई लड़की नहीं है, मेरे जैसे गरीब व्यक्ति को भला कौन लड़की पसंद करेगी? तो वो लड़की भी मुझसे कहने लगी थी, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। हाँ, वो वाला पसंद नहीं, मैं तुम्हें अपना एक अच्छा दोस्त बना सकती हूँ। तुम यहाँ रोज मेरे साथ यहाँ इस पत्थर पर आकर बैठकर बातें कर सकते हो, हम आपस में मिलकर बातें कर सकते हैं। तुम्हें पता है तुम ऐसे पहले व्यक्ति हो, ऐसे पहले इंसान हो जिसके साथ मैं बैठकर इतना टाइम तक बातें कर रही हूँ। इससे पहले मैं कभी भी इतना देर तक किसी गैर मर्द के साथ बातें नहीं किया हूँ, क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगे। तुम मुझे अपने बारे में बिल्कुल सच सच बताया, इसी वजह से मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास कर पाई हूँ। और तुम मेरा यकीन मानना, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। तुम ऐसे पहले इंसान ही हो जिसके साथ मैं इतना टाइम तक बातें कर रही हूँ, इतना समय बिता रही हूँ, जो मुझे जानता नहीं है। वो लड़की मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं भी कहने लगा, तो कोई बात नहीं,
मैं भला कौन सा तुम्हारा नुकसान पहुंचाने वाला हूँ, बस बातें ही तो कर रहा हूँ। और रहा जानने की बात, तो जान पहचान तो हो ही जाएगी। ऐसे अगर हम बातें करते रहे तो हमारा जान पहचान बहुत ही जल्द हो जाएगा। उसके बाद वो लड़की कहने लगी, अच्छा तो तुम किसी काम को लेकर यहाँ आए थे ना, क्या वो तुम्हारा काम हुआ? वो लाइट वाला इंसान, चमकता हुआ लाइट वाला इंसान तुम्हें दिखाई दिया? तो मैं भी कहने लगा, अरे हाँ यार, तुमसे बातें करने में मैं वो बात भूल ही गया, मैं देख ही नहीं पाया वो लाइट इस पहाड़ी पर आया या नहीं। मैं उस पत्थर पर खड़ा होकर आसपास अपनी नजरें घुमाने लगा, लेकिन कहीं भी मुझे ऐसी लाइट दिखाई नहीं दे रही थी उस पहाड़ी पर। मैं फिर से उसी पत्थर पर बैठ गया और वो लड़की हंसते हुए कहने लगी, नहीं दिखा ना? तो मैं भी कहने लगा, हाँ शायद वो आज नहीं आया है। वो जो भी लाइट चमकता हुआ इंसानों वाला आकृति वाला जो भी लाइट था वो आज नहीं आया है। तो लड़की कहने लगी, मैं जानती हूँ, मैं तुम्हारे इस काम में मदद कर सकती हूँ, मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि वो लाइट क्या थी। तो मैं भी कहने लगा, तो फिर बताओ क्या थी वो लाइट, क्या तुम उसके बारे में जानती हो? तो वो भी कहने लगी, हाँ मैं इतने दिनों से इस पहाड़ी पर आ रही हूँ तो मुझे तो पता ही होगा ना कि वो लाइट क्या है। तो मैं भी कह रहा था बताओ। तो उसका कहना था, अभी नहीं, जब मुझे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा ना, जब मैं तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से विश्वास करने लगूंगी कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तब मैं तुम्हें बताऊंगी कि वो लाइट क्या है। अभी तुम ऐसे ही मेरे साथ मिलो, बातें करो, हम आपस में मिल ही सकते हैं ना। अगर तुम्हें बातें करना हो तो इस पहाड़ी पर आ जाना, इसी पत्थर पर बैठकर इसी टाइम पर हम बातें करेंगे। तो मैं भी उससे कहने लगा, ठीक है, तो क्या अभी तुम घर जा रही हो क्या? तो वो लड़की भी कहने लगी थी, हाँ अभी रात काफी ज्यादा हो चुकी है, इसलिए मैं अपने घर जा रही हूँ। तुम भी जहाँ रहते हो वहाँ जाओ, वरना यहाँ जंगली जानवर आ जाएंगे और तुम्हारा नाश्ता बना लेंगे। इतना बोलकर वो लड़की अपने आदिवासी कबीले की ओर बढ़ चली और मैं भी उस पहाड़ी से नीचे उतरकर उस बाड़े की ओर बढ़ चला जहाँ पर वो लकड़ी का घर बना हुआ था। मुझे डर भी लग रहा था कि अगर कोई जंगली जानवर आ गया तो मैं क्या करूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास ये गन है। अगर कोई जंगली जानवर मेरे ऊपर हमला करेगा तो मैं उसे गोलियों से डराकर भगा दूंगा। मैं यही सोचते हुए बाड़े की ओर बढ़े जा रहा था, तभी एक तेज सी रोशनी हुई थी। ऐसा लगा था कि जैसे इस पहाड़ी के ऊपर कोई तेज रोशनी चमकी है। मैं पीछे पलट कर देखा, लेकिन अंधेरा था। बस कुछ सेकंड के लिए वो तेज रोशनी हुई थी और मैं समझ नहीं पाया। मैं बढ़ता चला गया और बाड़े में पहुंचकर उसी लकड़ी के घर के अंदर जाकर बेड पर सो गया। सुबह हुई। सुबह मैं फिर दिन भर ड्यूटी किया था और शाम के वक्त सोचने लगा, क्या करूं, उस पहाड़ी पर जाऊं या नहीं। वो लड़की तो बहुत अच्छी बातें कर रही थी। नहीं यार, क्या जाना, मैं जिस काम के लिए उस पहाड़ी पर गया था वो काम तो हुआ ही नहीं। वो लड़की मिल गई जो मुझसे कल बातें कर रही थी। अब काम ही नहीं हुआ तो क्या जाना उस पहाड़ी पर, छोड़ो। मैं खाना खाया और अपने बेड पर जाकर सो गया, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। उस लड़की की कही गई बातें, उसकी आवाज ही बहुत मीठी सी थी, बहुत प्यारी सी आवाज थी जो मुझे आज याद आ रही थी। मुझे बार बार उस लड़की की याद आ रही थी और मैं भी सोचने लगा, चलता हूँ, ऐसे भी मुझे नींद नहीं आने वाला, चलता हूँ उस पहाड़ी पर बैठता हूँ, हो सकता है वो लड़की आज फिर आए, नहीं आएगी तो चलाऊंगा, फिर से यहीं इस घर में आकर सो जाऊंगा। मैं यही सोचकर उस पहाड़ी की ओर बढ़ चला था। समय रात के लगभग 8 बजे का था और मैं चलता हुआ उस पहाड़ी पर पहुंचा। वहां उसी चट्टान के ऊपर बैठ गया था और मैं इंतजार करने लगा, क्या वो लड़की आ जाएगी। कुछ ही देर के बाद फिर से पायलों की आवाज आना शुरू हो गई और वहां पर वो लड़की चलता हुआ फिर से आई। आज भी वो वही कपड़े में थी, ब्लू कपड़े में ही थी। और मैं उसे कहने लगा, यार तुम्हारा नाम क्या है, तुमने क्या नाम बताया था, मैं भूल गया। तो वो कहने लगी, इतनी जल्दी नाम भी भूल गए, रजनी, रजनी नाम है मेरा। वो लड़की मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं भी कहने लगा, आओ बैठो, बताओ अपने बारे में, कोई कहानियां सुनाओ, तुम्हें कहानियां आती है। तो कहने लगी, हाँ मुझे बहुत सारी कहानियां आती है, जंगलों की कहानियां, भूतों की कहानियां, परियों की कहानियां, बताओ तुम्हें कौन सी कहानियां सुनना पसंद है। तो मैं भी उससे कहने लगा, आज तुम किसी भूत की कहानी मुझे सुनाओ, कल मुझे किसी परी की कहानी सुना देना, और किसी दिन अगर तुम्हारा मन हुआ तो जंगल की कहानी सुना देना। वो लड़की भी, रजनी भी अब मेरे साथ उसी पत्थर पर बैठ गई थी। उसके बाद वो कहानियां सुनाना शुरू कर दी। इसी तरह वो 1 घंटे तक कहानियां सुनाती रही और कहानियां खत्म होने के बाद मैं उससे पूछने लगा, तुम अपने बारे में बताओ, तुम अपने माता पिताजी के साथ में रहती हो, तुम काम क्या क्या करती हो, क्या सारे घर के काम तुम ही करती हो, खाना बनाती हो। तो उसका भी कहना था, हाँ खाना बनाना पड़ता है, मैं शहर की लड़की थोड़ी हूँ,
कि मेरे यहाँ कोई काम करने वाला आएगा, हमारे यहाँ कोई खाना बनाकर हमें देगा। ऐसा नहीं है। मैं गांव की लड़की हूँ, इसीलिए मुझे खाना खुद बनाना पड़ता है, कपड़े धोना पड़ता है और भी घर के कई सारे कामों को करना पड़ता है। इसी तरह से यहाँ पर मेरी जिंदगी बीत रही है। वो लड़की मुझसे ऐसा कह रही थी और ऐसे ही अब 2 घंटे पूरे हो चुके थे। वो लड़की कहने लगी, अब मैं चलती हूँ, रात काफी ज्यादा हो चुकी है, यहाँ पर रहना खतरों से खाली नहीं है, अब जंगली जानवर आ सकते हैं, तुम भी जहाँ रहते हो वहाँ चले जाओ। इतना बोलकर वो लड़की उस पत्थर पर से उठ खड़ी हुई और अपने कबीले की ओर बढ़ चली। मैं भी उस पहाड़ी पर से नीचे उतरा और बाड़े की ओर बढ़ चला जहाँ पर मैं रहता था। लेकिन आज फिर से जैसे मैं उस पहाड़ी पर से नीचे उतरा था, फिर से तेज रोशनी हुई थी। ऐसा लगा था कि कुछ सेकंड के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा तेज रोशनी हुई और फिर अचानक से वो रोशनी गायब सी हो गई। मैं भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं अपने बाड़े की ओर बढ़ने लगा। मेरे दिमाग में अभी भी रजनी की बातें घूम रही थी, क्योंकि वो बातें बहुत अच्छी करती है। मैं अभी उसके बारे में सोचता हुआ वहां बाड़े में पहुंचा और अपने बेड पर जाकर सो गया। फिर इसी तरह रात गुजरी, सुबह हुई और दिन भर मैं ड्यूटी किया। उसी बड़े से टावर के ऊपर खड़ा होकर मैं पूरे जंगलों पर नजर रखा था और शाम के वक्त खाना खाकर मैं आज फिर से उसी पहाड़ी की ओर बढ़ चला था, क्योंकि रजनी की बातें मेरे दिमाग में अब भी पूरे दिन घूमता रहा था। वो काफी ज्यादा अच्छी बातें किया करती है। यही सोचते हुए मैं उस पहाड़ी पर पहुंचा। रात के लगभग 8 बज चुके थे। आज फिर रजनी आई और फिर से वो कहानियां सुनाना शुरू कर दी। इसी तरह से वो आज भी कहानियां सुनाई, अपने बारे में कुछ बताई और फिर 2 घंटे बाद हम अपने बाड़े में आ गए। वो भी अपने घर चली गई। वहां पे आज भी रोशनी चमकी थी और मैं उस पर ध्यान न देकर अपने बाड़े में आकर सो गया। अब इसी तरह रोज का काम हो गया था। प्रत्येक दिन मैं ऐसे ही दिन भर ड्यूटी करता और शाम के वक्त उसी पहाड़ी पर जाता, रजनी से मिलता। रजनी अपने बारे में बताती, कहानियां सुनाती और प्रत्येक दिन का अब यही काम हो गया था। लेकिन आज जब हरूटो मेरे लिए खाना लेकर आया, वो शाम के लगभग 4 बजे मेरे लिए खाना लेकर आया था और मैं उस बड़े से टावर के ऊपर खड़ा होकर ड्यूटी कर रहा था, तो मैं हरूटो को रोकते हुए कहने लगा, रुको हरूटो, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। उसके बाद मैं उस टावर से नीचे आया और हरूटो से कहने लगा, तुम्हारे गांव में एक रजनी नाम की लड़की है ना, वो कहाँ रहती है, तुम मुझे अपने गांव लेकर चलोगे, मैं उसे मिलना चाहता हूँ। तो वो कहने लगा था, रजनी? रजनी? कौन सी रजनी? लड़की है? तो मैं भी उससे कहने लगा, हाँ किसी लड़की का ही तो नाम रजनी हो सकता है ना, क्या तुमने कभी लड़के का नाम रजनी सुना है? तो उसका कहना था, आपका भी बात सही है साहब, लेकिन मेरे गांव में, मेरे कबीले में कोई लड़की है ही नहीं रजनी नाम की। मेरे गांव में यहाँ तक कोई भी जवान लड़की नहीं है, सभी बच्ची हैं और सब शादीशुदा हैं, औरतें हैं। आप किसकी बातें कर रहे हो? तो मैं भी उससे कहने लगा, अरे उसकी उम्र लगभग 21 से 22 साल के करीब है, उसका नाम रजनी है, वो तुम्हारे कबीले में ही रहती है, वो प्रत्येक दिन उधर ही तो जाती है, मैं उसे कई बार देखा हूँ। तो वो भी कहने लगा था, नहीं साहब, ऐसा कोई लड़की मेरे कबीले में है ही नहीं। अगर आपको विश्वास ना हो तो कल आप मेरे गांव आ जाना, मेरे गांव में कल एक त्योहार है, उस त्योहार में आप दाखिल हो जाना, आपको भी पता चल जाएगा। हरूटो की बात सुनकर मैं भी हैरान था, ऐसा कैसे हो सकता है, ये भी तो उसी कबीले का रहने वाला है ना, कहीं वो लड़की किसी दूसरे कबीले के तो रहने वाली नहीं। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है, उस पहाड़ी के पार तो बस एक ही कबीला है और वहीं तो वो लड़की जाती है। ये हरूटो भी वहीं का रहने वाला है, यकीनन इसे उसके बारे में पता होना चाहिए, हो ना हो ये झूठ बोल रहा होगा। मैं उससे कहने लगा, ठीक है, कल मैं तुम्हारे त्योहार में आऊंगा तुम्हारे गांव। उसके बाद हरूटो भी खाना छोड़कर वहां पर खाना मेरे लिए रखकर चला गया। मैं भी खाना खाया और शाम होते ही मैं फिर से उस पहाड़ी की ओर बढ़ चला। आज फिर से लगभग रात के 8 बजे के करीब रजनी वहां पर आई। हम आपस में बातें करने लगे, वो मुझे कहानियां सुनाई और ऐसे ही 2 घंटे बीत गए। लेकिन आज हमें जाने का मन ही नहीं कर रहा था। मैं रजनी से कहने लगा, यार तुम रुक नहीं सकती, मुझे तुम्हारे बिना अपने बाड़े में मन नहीं लगता है, अकेला अकेला सा रहता हूँ, हर वक्त करता है कि तुमसे बातें करता ही रहूं। तो रजनी भी कहने लगी थी, मुझे भी ऐसा लगता है, मुझसे भी कोई बातें नहीं करता, बस तुम ही हो जो मुझसे बातें करते हो, अच्छी अच्छी बातें करते हो, अपने बारे में बताते हो। तो मैं भी उसे कहने लगा, यार तुम 1 घंटे और रुक जाओ ना। तो वो भी कहने लगी, ठीक है रुक जाती हूँ, लेकिन तुम सच सच बताना, कहीं तुम्हारे मन में मेरे लिए प्यार की भावना तो नहीं जग रहा ना, तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई अलग सा लगाव तो नहीं जुड़ रहा ना। वो लड़की मुझसे ऐसा पूछ रही थी और मैं भी कहने लगा, क्या यार तुम भी ऐसी बातें कर रही हो,
ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं तुमसे अच्छी अच्छी बातें करना चाहता हूँ। तुम ये मत समझना कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ या फिर हमारे बीच प्यार है। ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम मेरा एक अच्छी दोस्त हो। मैं उससे ऐसा कहा था और मेरी ये बात सुनकर उसका चेहरा जैसे मुरझा सा गया था। वो मायूसी हो गई थी और मैं उससे कहने लगा, क्या हुआ? तो वो कहने लगी, कुछ नहीं। बोलो, बताओ, अपने बारे में बताओ। 1 घंटे का और समय है तुम्हारे पास। 1 घंटे के बाद मैं चली जाऊंगी। उसके बाद हम भी ऐसे बातें करने लगे और फिर 1 घंटा पूरा हो गया और वो कहने लगी, अब मैं जाती हूँ। मैं उसे रोकना तो चाहता था, लेकिन वो कहने लगी, तुम तो ड्यूटी करते हो ना, दिन में भी जगे रहते हो। अगर रात के वक्त भी जगोगे, रात में अच्छी तरह से नींद नहीं लोगे तो तुम्हारी सेहत बिगड़ सकती है। जाओ, जाकर आराम करो। उसके बाद वो वहाँ उस पत्थर पर से उठ खड़ी हुई थी और वो अपने कबीले की ओर जाने लगी थी। लेकिन जाने से पहले आज वो मुझसे कही थी, सच सच बताना, हमारे बीच सिर्फ दोस्ती है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैं भी उससे क्या कहता। मेरे दिल की धड़कन काफी ज्यादा तेज हो गई थी और मैं भी उसे लड़खड़ाते हुए शब्दों में कहने लगा, कल बताऊंगा। तुम मुझसे कल मिलने आओगी ना? तो वो भी कहने लगी, हाँ आऊंगी ना। उसके बाद वो इतना बोलकर वो अपने कबीले की ओर बढ़ चली। मैं भी खुश था। मैं उस पहाड़ी से नीचे उतरा और अपने बाड़े की ओर बढ़ चला। आज फिर से रोशनी चमकी थी और मैं अपने बाड़े में जाकर आज रात भर सोया ही नहीं था। मैं पूरे रात रजनी के बारे में सोचता रहा था। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और उसकी बातें बहुत ही ज्यादा प्यारी। दिल ऐसा करता था कि हमेशा उसकी बातों को सुनता ही रहूं। इसी तरह मैं उसके बारे में रात भर सोचता रहा और दिन में भी मैं ड्यूटी पर भी उसके बारे में ही सोचता रहा। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी मैं रजनी के पास जाऊं और उसे बता दूं अपने दिल के बारे में कि मैं उसे प्यार करता हूं। और तभी मुझे हरूटो की बात याद आई थी। उसके गांव में तो आज त्योहार है ना, चलता हूं, वहां रजनी मिलेगी और मैं उसे सब सच सच बता दूंगा कि मैं उसे प्यार करता हूं। मैं यही सोचकर उसी गांव की ओर बढ़ चला, उस कबीले की ओर बढ़ चला। मैं उस पहाड़ी को पार किया और उस कबीले में पहुंचा। वहां पे सच में कोई त्योहार था। वहां पे शायद किसी देवता को बलि दी जा रही थी, क्योंकि वहां पर बहुत सारे बकरे थे, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे थे और गांव के सभी लोग इकट्ठा थे। कई सारी औरतें थी, छोटी छोटी बच्चियां थी और वहां पे मर्द भी थे। वहां पे सभी गांव के लोग थे, सभी कबीले के लोग इकट्ठा थे और वहां पे हरूटो भी था। वो मुझे मिला और मैं उससे कहने लगा, तो यार यहाँ पे रजनी नहीं है क्या? मैं वहां भीड़ में देखा था लेकिन वहां रजनी नहीं थी। मैं हरूटो से पूछ रहा था, लेकिन हरूटो कहने लगा, साहब मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, यहाँ पे कोई रजनी नाम की लड़की नहीं रहती। मैं कहूँ ना कि मेरे गांव में 21 से 22 साल की लड़की कोई है ही नहीं। वो ऐसा कह रहा था और मैं भी हैरान था। लेकिन तभी मुझे रजनी की बात याद आई। उसका कहना था कि उसका घर इस गांव में एक बड़े से बरगद के पेड़ के पास है। वहां गांव में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ भी था। मैं हरूटो से कहने लगा, वो जो दूर वो बड़ा सा बरगद का पेड़ दिख रहा है विशाल सा, उस बरगद के पेड़ के पास किसका घर है? तो हरूटो कहने लगा, क्या साहब, उस बरगद के पेड़ के पास तो कोई घर ही नहीं है। वो बरगद का पेड़ हमारे कबीले से काफी दूर है, वहाँ कोई घर वर नहीं है। लेकिन वहाँ पे कहा जाता है कि भूतों का वास है, भूत प्रेतों का वास है। वहाँ पे रात के वक्त जाना सख्त मना है, दिन के वक्त भी आप अकेले वहाँ पर मत जाइएगा। वो हरूटो मुझसे ऐसा कह रहा था और मैं कहने लगा, क्या यार तुम भी चलो मेरे साथ, मैं चलकर देखना चाहता हूँ। उस बरगद के पेड़ के पास किसी न किसी का घर तो जरूर होगा। उसके बाद हरूटो के साथ मैं चलता हुआ उस बरगद के पेड़ के पास गया था। लेकिन सच में वहां कोई दूर दूर तक घर था ही नहीं। वहां पे वो विशाल सा बरगद का पेड़ था जो कि दिन के वक्त भी काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। मैं समझ नहीं पाया, रजनी इतने दिनों से मुझसे झूठ बोल रही है कि वो इस कबीले की रहने वाली है, वो इस गांव की रहने वाली है और वो आदिवासी है, उसका घर इस बरगद के पेड़ के पास है। वो सब झूठ बोली थी मुझसे। मैं समझ नहीं पाया और मैं चुपचाप मायूस उसी गांव में रुका रहा। शाम तक मैं उसी गांव में रहा। उन लोगों के त्योहार खत्म हो गए और शाम के लगभग 7 बजे मैं उसी पहाड़ी पर पहुंच गया। वहां पर उसी चट्टान पर बैठकर मैं रजनी का इंतजार करने लगा। वो रात के लगभग 8 बजे आई थी और वो फिर मेरे पास आकर बैठ गई उसी चट्टान के ऊपर। वो मेरे साथ उसी बड़े से पत्थर पर बैठ गई थी और वो कहने लगी, हाँ तो बताओ, तुम कुछ कहने वाले थे ना? तुम मुझे बताने वाले थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो या फिर हमारे बीच सिर्फ दोस्ती है? रजनी मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं मायूस था। वो मुझसे कहने लगी, क्या हुआ, तुम मायूस क्यों हो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तो मैं भी उससे कहने लगा,
तुम मुझसे झूठ क्यों बोली? तुम मुझसे झूठ क्यों बोली कि हाँ तुम इस गांव की रहने वाली हो? तुम्हारा घर उस बड़े से बरगद के पेड़ के पास है। तुम झूठ क्यों बोली? मैं उस गांव में गया हूँ, तुम्हारे बारे में पूछा हूँ, लेकिन कोई भी तुम्हारे बारे में बताया ही नहीं। मैं घर भी देखा उस बड़े से बरगद के पेड़ के पास, वहां तो कोई घर नहीं है। फिर तुम मुझसे झूठ क्यों बोली कि तुम इसी कबीले के रहने वाली हो? मैं उससे पूछ रहा था और मेरी ये बात सुनकर वो भी मायूस थी। वो भी कहने लगी, मैं तुम्हें सच बताना चाहती हूँ, और सच तो यह है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं शायद तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी, लेकिन मैं अब और तुम्हें से गुमराह करके प्यार नहीं कर सकती। मैं तुम्हें आज अपनी सच्चाई बताकर ही रहूंगी। वो ऐसा कहने लगी और मैं भी कहने लगा, कौन सी सच्चाई? अगर तुम्हारी कोई सच्चाई थी तो वो तुम मुझे पहले ही बता देती। तुम मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हारे ऊपर कभी सवाल नहीं उठाता, लेकिन आज मेरा बहुत ज़्यादा दिल टूट गया है। तुम मुझसे इतने दिनों तक झूठ बोलती रही। तो वो भी कहने लगी, पहले मेरी बातें तो सुन लो, मैं तुमसे क्यों झूठ बोल रही थी? तो मैं भी कहने लगा, ठीक है बताओ। तो वो कहने लगी, वो जो तुम लाइट देखते था ना, इस पहाड़ी पर जो लाइट देखते थे, इंसानों की आकृति वाला लाइट, वो कहाँ से आती थी? वो तुम्हें पता है? तो मैं भी उससे कहने लगा, नहीं, मैं उतने दिनों से उसे ढूंढने की कोशिश तो कर रहा हूँ। मैं उसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो लाइट कहाँ से आती थी, लेकिन मुझे पता नहीं चल पाया। तो रजनी कहने लगी, तुम्हें पता भी कैसे चलता? वो लाइट मेरे शरीर से आती थी। मैं एक परी हूँ, मेरा नाम रजनी है और मैं एक परी हूँ। वो मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं हंसने लगा। क्या यार, तुम भी कुछ भी मतलब बोलती हो। कहाँ से तुम परी लग रही हो? तुम भी तो हमारे जैसा एक इंसान ही हो। और तभी उसका रूप बदला था। उसका रूप बदलकर एक बेहद ही खूबसूरत लड़की का हो चुका था, और उसके शरीर का वो कपड़ा जो कि रोशनी छोड़ रही थी, वो चमकता हुआ रोशनी, सुनहरे रंग की रोशनी जो उसके कपड़े से आ रही थी, और मैं उसे देखता ही रह गया था। वो इतनी ज्यादा सुंदर थी। उसके सर पर एक छोटा सा ताज भी था जो चमक रहा था। और रजनी कहने लगी, देखो, मेरे ही शरीर से वो रोशनी आती थी जिसे तुमने देखा होगा, तुम यहाँ पहाड़ियों पर देखा होगा। मैं भी समझ चुका था, यकीनन यही होगी, क्योंकि ऐसी इंसानी आकृति, ऐसा ही रोशनी तो बिल्कुल यहाँ पहाड़ियों पर चलता फिरता मुझे नजर आता था। और मैं रजनी की ओर देखकर 2 कदम पीछे हट चुका था, क्योंकि वो परी थी और मैं एक इंसान। मैं उससे प्यार करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मैं उससे पीछे अपने कदम हटाने लगा और रजनी कहने लगी, क्या हुआ? डरो मत, देखो तुम मुझे पहले जैसा ही समझो, जैसा तुम मुझे इंसान समझकर, रजनी समझकर मुझसे प्यार करने लगे थे। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में भी मेरे लिए प्यार है, लेकिन अब तुम उसे छुपाओ मत। मैं भले ही एक परी हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में प्यार है तो तुम बताओ क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मैं तो अपने बारे में बता दी हूँ कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। शायद मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी। रजनी मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं क्या कहता, वो तो एक परी थी। मैं उससे डर भी रहा था। मैं उससे प्यार तो करता था, लेकिन मैं उसे ये कहने से डर रहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तब वो रजनी कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो। बोलो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, कहो। मैं भी कहा, हाँ मैं भी तुमसे प्यार तो करता हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है। तुम एक परी हो और मैं एक इंसान, हमारा मिलन हो पाएगा? तो वो कहने लगी, सब होगा। मैं अपने माता पिता से बात करूंगी, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में लेकर जाऊंगी, तुम्हें अपने माँ पिताजी से मिलवाऊंगी। वो मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं भी उसे कहने लगा, अगर ऐसा हो सकता है तो मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताता हूँ, जो मैं तुम्हें कब से बताना चाहता था। जब मैं तुम्हारे असलियत के बारे में भी नहीं जानता था, तभी से मैं तुम्हें यह बात बताना चाहता था। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और शायद मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। मैं उसे कह रहा था और रजनी भी कहने लगी, तो फिर चलो हम बातें करते हैं। मैं तुम्हें अपनी दुनिया में लेकर जाती हूँ और तुम्हें मैं अपने माँ पिताजी से मिलवाती हूँ। वो मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं भी कहने लगा, तो फिर ठीक है, चलो, कैसे तुम्हारी दुनिया में चलना है? उसके बाद वो मेरे पास आ गई और वो अपने हाथों से मेरे कलाई को पकड़ ली और उसके बाद उसने अपने पंखों को फैलाया था। जब वो अपने पंख फैलाए थे तो एक तेज रोशनी चमकी थी
वहां पे पहाड़ी पे काफी तेज रोशनी चमकी थी जो उसके पंखों से आई थी। और तब मैं समझ पाया था वो तेज रोशनी कहाँ से आती थी। उसके बाद वो मुझे अपने साथ लेकर आसमान में उड़ गए और उसी बरगद के पेड़ के पास लेकर आई जो उस कबीले के बाहर था जहां पर मैं दिन के वक्त गया था, जो बहुत ही विशाल सा पेड़ था बरगद का। वहीं पर वो मुझे लेकर आई और जैसे ही रजनी उस पेड़ के पास पहुंची वैसे ही उस बरगद के पेड़ से काफी तेज रोशनी आना शुरू हो गया था। वो जैसे जैसे अपने कदम उस बरगद के पेड़ की ओर बढ़ा रही थी मेरे कलाई को पकड़े हुए, वैसे वैसे उस बरगद के पेड़ में कोई दरवाजा सा बन रहा था। वहां उस बरगद के पेड़ में कोई दरवाजा था जो काफी तेज रोशनी निकल रहा था उस दरवाजे से, और वो अपने कदम उस बरगद के पेड़ की ओर बढ़ाती गई। और तब मैं देखा कुछ ही देर में वहां पर बड़ा सा दरवाजा खुला था। वो दरवाजा चमक रहा था और उसके अंदर से काफी तेज रोशनी आ रही थी, आंखें चुंधिया देने वाली रोशनी। लेकिन जैसे रजनी को उस रोशनी का फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो मेरे कलाई को पकड़े हुए अपने साथ उसी दरवाजे में मुझे लेकर चली गई, वो जो दरवाजा उस बरगद के पेड़ में बना हुआ था। और तब मेरी आंखें बंद हो गई थी उस तेज रोशनी के कारण। और फिर कुछ ही देर के बाद रजनी कहने लगी, अपनी आंखें खोलो, ऐसे बच्चों की तरह आंखें बंद करके क्यों रखे हो। मैं भी कहने लगा, अरे ये तेज रोशनी काफी ज्यादा आ रही है। तो वो कहने लगी, आंखें तो खोलो। उसके बाद जब मैं आंखें खोला तो वहां सामने का नजारा अलग ही प्रकार का था। ये हमारी दुनिया नहीं थी, ये शायद परियों की दुनिया थी। यहाँ आसमान में आधा सा चांद जिसकी आंखें भी थी, वो आधा से भी आधा चांद था जिसकी आंखें थी, और वो अपनी पलकें बार बार मिटकाए जा रही थी। आसमान में वो बड़े बड़े तारे जो कि चमक रहे थे। यहाँ धरती पर फूल ही फूल, जैसे सभी जगह फूल की बागान लगाई गई हो, और सभी फूल चमक रहे थे। उन सभी फूल के पौधों से लाइट निकल रही थी और मैं समझ पाया ये परियों की दुनिया है। और तब रजनी कहने लगी थी, मैं तुम्हें अपनी दुनिया घुमाऊंगी बाद में, लेकिन पहले माता पिता जी से तो मिल लो। इस दुनिया में घूमने के लिए बहुत कुछ है, तुम यहाँ से जाना ही नहीं चाहोगे। पहले माता पिता जी से मिल लो, हम उन्हें अपने बारे में बताते हैं। तुम भी उनसे कहना कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और मैं भी उन्हें कहूंगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इसी तरह वो हमारी शादी करवा देंगे। उसके बाद तुम्हें जहाँ रहना होगा, धरती पे रहना होगा, धरती पे रहना, नहीं तो यहाँ इस परी की दुनिया में रहना होगा। परियों की दुनिया में रहना होगा तो तुम यहाँ रहना, हम दोनों साथ साथ रहेंगे। उसके बाद वो मुझे अपने कलाई को पकड़े हुए अपने माता पिताजी के पास लेकर गई। वहां पर एक बड़े से सिंहासन पर उनके माता पिताजी बैठे हुए थे। और फिर जैसे ही मैं और रजनी उनके पास पहुंचे थे तो वो खड़े हो गए, और तब मैं देख पाया था उनके शरीर में पंख थे। उनकी माँ के शरीर में भी पंख थे और उनके पिताजी के शरीर में भी पंख थे जो उनके शरीर से लिपटे हुए थे। और रजनी उनके पास जाकर कहने लगी, पिताजी, माँ, मैं इनसे प्यार करती हूँ। इनका नाम एंथनी है और ये इंसान है। मैं इनसे प्यार करती हूँ और मैं इन्हीं के साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहती हूँ। रजनी उनसे ऐसा कह रही थी और तब रजनी के माता पिताजी कहने लगे थे, क्या तुम प्यार करती हो और इंसान से? तुम्हें पता है, तुम्हारी जीवन की सच्चाई भी तुम्हें पता है? तो रजनी कहने लगी थी, क्या सच्चाई है? तो रजनी के माता पिताजी कहने लगे थे, देखो बेटा, तुम गलत मत समझना। तुम दोनों आपस में प्यार किए, इस वजह से मैं ये बात नहीं बोल रही, बल्कि ये रजनी की जीवन की सच्चाई है। ये एक कड़वी सच्चाई है जो तुम्हें मानना पड़ेगा। शायद तुम नहीं जानते और रजनी भी नहीं जानती कि उसे एक श्राप है। उसे बचपन में ही, रजनी को बचपन में ही एक साधु ने श्राप दिया था कि उसकी मौत 25 साल की उम्र में ही हो जाएगी। जब वो 25 साल की होगी तो उसकी मौत हो जाएगी। जैसे रजनी अभी तुम्हारे दुनिया में घूमने जाया करती है ना, धरती पर घूमने जाया करती है, वैसे मैं भी, हम दोनों भी पति पत्नी कभी धरती पर घूमने जाया करते थे और इसे भी, रजनी को भी अपने साथ ले जाया करते थे। और तब रजनी के वजह से एक साधु की तपस्या भंग हो गई थी और तब उस साधु ने श्राप दिया था कि रजनी की मौत सिर्फ 25 साल की उम्र में ही हो जाएगी। जैसे उसकी उम्र 25 साल की होगी, रजनी की मौत हो जाएगी और अगले ही वर्ष रजनी 25 साल की हो जाएगी। वो पूरे 25 साल की हो जाएगी और अगले वर्ष रजनी की मौत हो जाएगी। ये बात मैं रजनी को भी पहले नहीं बताई थी। मैं ये बात अभी तुम दोनों के सामने ये बात बता रही हूँ। ये बात उनकी माँ बोल रही थी और उनके आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन मैं उनसे कहने लगा था, ऐसा नहीं होता, सभी साधु का साप नहीं लगता, सभी साधु सिद्ध पुरुष थोड़ी ना होते हैं।
कोई कोई साधु होता है जिसका सांप लगता है, बाकी ऐसे कई सारे साधु हैं जो पाखंडी होते हैं, उनका सांप नहीं लगता। आप फालतू का ही टेंशन मत लीजिए, आप व्यर्थ का चिंता मत कीजिए। और तब वो कहने लगे थे, नहीं, वो साधु सिद्ध पुरुष ही था और यकीनन उसका सांप काम करेगा। तब रजनी भी कहने लगी थी, जो भी हो, चाहे मेरी मौत ही क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगी। मैं अपना बचा हुआ जीवन एंथनी के साथ गुजारना चाहती हूँ। हो सकता है उस साधु का श्राप ना लगे, हो सकता है मैं जिंदा बच जाऊं, और हो सकता है कि अगर उस साधु का श्राप भी लग जाए तो मेरे पास जितना भी जीवन बचा हुआ है मैं इसके साथ ही बिताना चाहती हूँ। मैं एंथनी के साथ ही रहना चाहती हूँ। बस आप हमें शादी करने की इजाजत दे दो। तो वहां पे रजनी के माता पिता भी कहने लगे थे, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोक रहा, जाओ दोनों आपस में शादी कर लो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब तुम्हारे 25 साल पूरे हो जाएंगे, तुम्हारे 25 साल पूरे होंगे तभी तुम दोनों आपस में शादी कर सकते हो, क्योंकि परियों का नियम है, जब तक परियां 25 साल की नहीं हो जाती तब तक वो किसी से शादी नहीं कर सकती। तुम्हारे 25 साल अभी पूरे नहीं हुए हैं, अगले वर्ष तुम्हारे 25 साल पूरे हो जाएंगे और तब तुम दोनों आपस में शादी कर सकते हो। हो सकता है उस साधु का श्राप ना लगे और तुम दोनों ऐसे ही आपस में हंसी खुशी रह पाओ। वहां पे उसके माता पिता जैसा कह रहे थे, उसके बाद रजनी भी खुश हो गई थी। वो कहने लगी थी, कोई बात नहीं, एक ही तो साल है, एक साल ऐसे ही हम आपस में बातें करते हुए निकाल लेंगे। उसके बाद रजनी वहां से जाना चाहती थी और उसके माता पिताजी कहने लगे, एक खास बात, अगर तुम दोनों बगैर शादी के आपस में शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करोगे तो इस इंसान की मौत हो जाएगी। परियों का नियम है, बगैर वो शादी के किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकती, और तुम दोनों की शादी अभी हुई नहीं है। अगर तुम ऐसा करोगे तो एंथनी की मौत हो जाएगी। ये बात तुम दोनों अपने दिमाग में बिठा कर रखना। वहां रजनी के माँ पिताजी मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं भी उनसे कहने लगा, हमारा कोई शारीरिक संबंध वाला प्रेम नहीं है, मैं रजनी से सच्चा प्यार करता हूँ। अगर पूरे जीवन में भी रजनी का शारीरिक सुख मुझे नहीं मिल पाया तो भी मैं रजनी से सच्चा प्यार करता ही रहूंगा। मैं बस इसके साथ रहना चाहता हूँ। तो रजनी के माँ पिताजी भी कहने लगे, जाओ फिर, अगर यहाँ रहना चाहते हो तो यहाँ रह सकते हो, धरती पर जाना चाहते हो तो रजनी को अपने साथ ले जा सकते हो। उसके बाद रजनी भी मुझे अपने साथ लेकर धरती पर आ गई। हम दोनों उसी बरगद के पेड़ के पास ही खड़े थे और रजनी कहने लगी, मैं अपना रूप बदल लेती हूँ, वरना इस कबीले के लोग मुझे पहचान जाएंगे। उसके बाद वो भी रजनी के रूप में आ गई, पहले गांव वाले जैसी रजनी के रूप में। उसके बाद वो मुझे अपने साथ लेकर उसी पहाड़ी पर पहुंची और वो कहने लगी, तो अब क्या ख्याल है? अभी वही दिन है, अभी समय नहीं बीता है, यहाँ पे बस कुछ 4 से 5 मिनट ही बीते होंगे। अभी भी वही रात है, बस 4 से 5 मिनट बीते हैं। अगर तुम भाड़े में चलना चाहते हो तो चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। वहाँ पर तुमसे अच्छी अच्छी बातें करूंगी, तुम्हें भी जो पूछना होगा तुम पूछते रहना। अगर तुम्हें कहानियां सुनना होगा तो मैं सुनाऊंगी। उसके बाद मैं भी रजनी को अपने साथ लेकर उसी बाड़े में आ गया। वहाँ पे वो जो लकड़ी का घर था, वहीं बेड पर बैठकर वो कहानियां फिर से सुनाना शुरू कर दी। अब ऐसे ही रजनी मेरे साथ ही रहती। वो दिन के वक्त अपनी दुनिया में चली जाती और रात के वक्त 3 से 4 घंटे के लिए मेरे पास आया करती। वो मुझे अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती, अपने बारे में बताती, वो कैसे अपने दुनिया में रहा करती थी, वो कैसे घूमा करती थी, ऐसे ही अच्छी अच्छी बातें करती और फिर अपनी दुनिया में चली जाती। उसके बाद मैं भी सो जाता। इसी तरह 10 महीने बीते। मैं 10 महीने से यहाँ फॉरेस्ट रेंजर की जॉब कर रहा हूँ और अब 1 साल पूरे होने में सिर्फ 2 महीने ही बाकी हैं। 2 महीने के बाद रजनी का 1 साल पूरा हो जाएगा। मतलब 2 महीने के बाद रजनी पूरे 25 साल की हो जाएगी। इसीलिए मैंने छुट्टी भी ले ली है। हम दोनों आपस में शादी करने वाले हैं। 25 साल होते ही मैं रजनी से शादी करने वाला हूँ, इसीलिए मैं छुट्टी भी ले लिया हूँ और कल ही मैं अपने घर वापस लौट रहा हूँ। मैं रजनी को भी अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। इसी तरह रात हुई और रात होते ही रजनी जब मुझसे मिलने आई तो मैं भी उसे ये बात बता दिया कि मैं उसे अपने साथ लेकर जाने वाला हूँ, अपने शहर अपने माँ पिताजी से मिलवाने वाला हूँ। फिर सुबह हुई और सुबह होते ही रजनी को अपने साथ लेकर अपने शहर पहुँच गया। अपने घर पहुँचकर रजनी को अपने माँ पिताजी से मिलवाया। मेरे माँ पिताजी भी बहुत खुश थे। मिस्टर अर्नव और मिसेज मैरी, जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था, जिन्होंने मुझे पाला, वो मुझसे कह रहे थे कि इतनी अच्छी बहू तुमने कैसे ढूंढी? शायद मैं भी तुम्हारे लिए इतनी अच्छी बहू नहीं ढूंढ पाती। कोई बात नहीं, 2 महीने बाद ही शादी करनी है ना, करवा दूंगी, बहुत धूमधाम से तुम्हारी शादी करवाऊंगी। इसी तरह 2 महीने बीते और कल हमारी शादी है, लेकिन हमने कोई भी तैयारियां नहीं की है।
क्योंकि मैंने अपने माँ से पहले ही बता दिया था उस साधु के श्राप के बारे में कि रजनी को कौन सा श्राप है। मैं अपनी माँ को सब सच्चाई बता चुका हूँ कि ये एक परी है, रजनी एक परी है और कैसे से साधु का श्राप मिला है कि 25 साल पूरे होते ही इसकी मौत हो जाएगी। मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा मायूस है और वो भी बहुत ज़्यादा चिंतित है कि कहीं सच में रजनी की मौत ना हो जाए। इसीलिए माँ ने भी किसी को ये बात नहीं बताई कि हम शादी करने वाले हैं। मैं कल रजनी से शादी करने वाला हूँ और ये बात हमारे घर वाले ही जानते हैं। लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे शादी की खुशी है या फिर रजनी को खोने का डर। मेरा धड़कन बहुत ज़्यादा तेज हो चुका है। मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रहा है कि कहीं सच में मैं रजनी को हमेशा हमेशा के लिए खो ना दूँ। कहीं उस साधु का श्राप न सच हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो शायद मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मैं रजनी को खोकर कभी जिंदा नहीं रह पाऊंगा और यही डर मुझे खाए जा रहा है। सिर्फ 12 घंटे बचे हैं रजनी के 25 साल पूरे होने में और मैं बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ। इसी तरह वो 12 घंटे भी पूरे हो गए और अब पल था रजनी के 25 साल पूरे होने के। वो आखिरी घंटा बचा था और जिस बात का डर था वही हुआ। रजनी का शरीर तड़पना शुरू हो गया। रजनी उस आखिरी घंटे में काफ़ी ज़्यादा तड़पने लगी और मैं भी उसे पकड़कर बहुत ज़्यादा रोने लगा। वहाँ रजनी का शरीर तड़प रहा था और मैं रोए जा रहा था। मेरे माँ पिताजी कह रहे थे कि मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, लेकिन मैं जानता था डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते। ये श्राप है। अगर ये श्राप सच हुआ तो सच में रजनी की मौत हो जाएगी। डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते। मैं उनसे मना कर दिया था और वो भी डॉक्टर नहीं बुलाए। रजनी का शरीर तड़पता गया और मैं अपने हाथ में मंगलसूत्र को पकड़ लिया। मैं रजनी के गले में मंगलसूत्र को डालकर उससे शादी करना चाहता था। हो सकता है कि हमारी शादी करते ही रजनी की जान बच जाए और ये भी हो सकता है कि 25 साल पूरा होने से पहले ही मैं रजनी के गले में ये मंगलसूत्र डाल दूं और हमारी मौत हो जाए। अगर मेरी मौत हो गई तो भी अच्छा ही होगा। हम दोनों एक ही साथ इस दुनिया को छोड़ देंगे। अगर सिर्फ रजनी की मौत हो गई तो शायद मैं ये दुख झेल नहीं पाऊंगा। इसीलिए मुझे ये मंगलसूत्र रजनी के गले में डालना ही होगा और मैं मंगलसूत्र को रजनी के गले में डाल दिया। लेकिन मेरे मंगलसूत्र डालते ही सब खत्म हो गया। रजनी की सांसें रुक गई और मैं भी ये देखकर अपने आप पर काबू ना कर सका और मेरी आंखें भी बंद हो गई। लेकिन फिर मेरी आंखें खुली। सुबह के वक्त मेरे माँ पिताजी मुझे उठाने की कोशिश कर रहे थे और मैं उठा। मैं भागकर बेड पर पड़े रजनी को देखा। वहाँ रजनी के जगह पर एक मूर्ति रखी हुई थी। उसकी पलकें झपक रही थी और वो मूर्ति देखने में बिल्कुल रजनी जैसी लग रही थी। उसके गले में वही मंगलसूत्र था जो मैंने रजनी के गले में डाला था। मैं माँ से कहने लगा, रजनी कहाँ गई? तो उनका कहना था, बेटा वो जो बेड पर वो पत्थर की मूर्ति पड़ी है ना, वो रजनी ही है। जब रजनी की सांसें बंद हो गई थी तब तुम वो हादसा बर्दाश्त न कर सके और तुम बेहोश हो गए। उसके बाद यहाँ रजनी का शरीर काफ़ी छोटा हो गया और देखते ही देखते उसका शरीर एक पत्थर की मूर्ति में बदल गया। तब मैं भी उस मूर्ति को अपने हाथ में उठाकर देखा। उस मूर्ति की पलकें झपक रही थी और उसके आंखों से वो आंसू बह रहे थे। रजनी वो पत्थर की मूर्ति बन चुकी थी, लेकिन फिर भी उसके आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और मैं ये देखते ही उसे अपने गले से लगा लिया और मैं फूट फूट कर रोने लगा। तभी मेरी माँ मुझे समझाते हुए कहने लगी, बेटा रो मत, ये बस एक श्राप है जो रजनी को लगा है। ये श्राप है और इसे खत्म भी तो किया जा सकता है ना। मेरी माँ मुझे ऐसा कह रही थी और तभी मेरी आंखें चमकी। हाँ, अभी भी मैं रजनी को बचा सकता हूँ। बस मुझे रजनी के ऊपर का ये श्राप खत्म करना है। किसी तरह से मुझे ये पता करना है कि रजनी के श्राप को कैसे खत्म किया जा सकता है। इसी तरह मैं तलाश करने लगा। मैं साधु संतों की तलाश करने लगा। उससे पूछना शुरू हो गया कि कैसे इस श्राप को खत्म किया जा सकता है। इसी तरह 1 साल अब बीत चुके हैं। मैं कई सारे साधु संतों से पूछ चुका हूँ, कई सारे ग्रंथों को भी पढ़ चुका हूँ, लेकिन मैं अब तक इस श्राप का तोड़ को नहीं ढूंढ पाया हूँ। लेकिन मैं रजनी की मूर्ति को हमेशा अपने सीने से लगा कर रखता हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि मैं ये मूर्ति कहीं खो ना दूँ, कहीं मुझसे
ये मूर्ति टूट न जाए और मैं हमेशा हमेशा के लिए रजनी को खो न दूं। भले ही ये मूर्ति मुझसे बातें नहीं करती है, पर मुझे देखकर अपनी पलकें तो झपकाती है। इसी तरह मैं आज भी इस शराब को तोड़ने की तलाश में हूँ। मैं आज भी इस शराब को कैसे खत्म किया जा सकता है, इसकी तलाश कर रहा हूँ। हो सकता है कभी भविष्य में मैं रजनी के शराब को खत्म करने की राज को समझ पाऊं, और हो सकता है रजनी कभी मूर्ति से अपने असल शरीर में आए, और ये भी हो सकता है कि मेरी मौत भी रजनी के इसी मूर्ति के साथ हो जाए।